हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आकाश हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ प्रीत पारेता, मैथमेटिक्स फैकल्टी जेई डिवीज़न, और आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारी बहुत ही फेमस सीरीज़ जेई मेल सीरीज़ का एक नया एपिसोड, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन फंक्शंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और उसके थ्रू जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको एक सेट गिवन है ए, इसके एलिमेंट गिवन है 1 से लेकर 10 तक है, फंक्शन डिफाइन है ए टू ए में, और इस तरीके से डिफाइन है अगर के ओड है तो आउटपुट क्या आ रहा है के प्लस 1, और अगर के इवन है तो आउटपुट वही आ रहा है के, है ना। तो क्या बताना है, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस बताने हैं जी के बारे में, जो भी कैसे डिफाइन होगा ए टू ए में ही डिफाइन होगा, और कैसा होना चाहिए गोफ किसके इक्वल आना चाहिए एफ के, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत ट्रेंडिंग में काफी बार पूछा जाता है टोटल टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में, है ना। तो चलो पहले समझते हैं कि आखिर फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है। तो फंक्शन की वर्किंग समझते हैं। जैसे कि मैंने इसमें 1 डाला, है ना, आपने 1 पुट करा तो के 1 है, ये ओड है तो आउटपुट कितना आएगा 2 आएगा। मैंने 2 डाला, 2 एक इवन नंबर है तो इवन पर आउटपुट 2 ही आ रहा है। मैंने 3 डाला तो 3 डालने पर आपको दिख रहा है आउटपुट क्या हो जाएगा 4 दे देगा, है ना। तो इस तरीके से आप दिख रहा है, जैसे मैं 9 डालूंगा यहाँ पर तो 9 डालने पर आउटपुट 10 आएगा, और 10 डालने पर 10 ही आ जाएगा, है ना। ये हमें पता लग रहा है कि ओड डाल रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है +1 आ रहा है, और इवन पर सेम आउटपुट आ रहा है ना। ठीक है, फंक्शन तो हमें समझ में आ गया काम कैसे कर रहा है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आना चाहिए f ऑफ x आना चाहिए, है ना। ये कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे g फंक्शन बताने अपन को कितने होंगे, तो अपन ने वैल्यू पुट करी, चेक करा, कुछ यहां से हमें ऑब्जर्वेशन होगा कि किस तरीके से डील करनी। हमने x1 डाला तो आपको पता है यहां से क्या आएगा g ऑफ f ऑफ 1 आएगा। f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 हो गया 2, और यहाँ भी कितना आ गया 2। तो मेरे को ये पता लग गया g ऑफ 2 2 ही होना चाहिए, मतलब जब मैं इमेज लूंगा फंक्शन बनाऊंगा तो 2 वाला 2 से जुड़ना चाहिए। ठीक है, मैंने x लिया 2, तो जब यहाँ 2 डालोगे तो f ऑफ 2 आएगा, और f ऑफ 2 कितना है 2 ही है, तो इससे तो सेम चीज रिपीट हो गई है, सही है। फिर मैंने x को 3 लिया, x3 लूंगा तो यहां से g ऑफ f ऑफ 3 आएगा। f ऑफ 3 कितना है 4, और यहां भी f ऑफ 3 4 आ गया, तो 4 किससे जुड़ रहा है 4 से जुड़ रहा है। अब मैं अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं बच्चों, तो आपको पता है f ऑफ 4 4 ही होता है, उससे सेम चीज रिपीट हो जाएगी। तो कुछ पैटर्न पकड़ाई में आ रहा है, g ऑफ 2 2 होना चाहिए, g ऑफ 4 4 होना चाहिए। सिमिलरली g ऑफ 6 क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, g ऑफ 8 8 होना चाहिए, और g ऑफ 10 10 होना चाहिए। मतलब अब जब आप फंक्शन बनाएंगे तो गोफ इक्वल्स टू एफ होना चाहिए। इट मींस ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। 2 2 के साथ जुड़ा हो, 4 4 के साथ, 6 6 के साथ, 8 8 के साथ, 10 10 के साथ, और बाकी क्योंकि आपको फंक्शन ए टू ए में बनाना है तो दोनों साइड कितने एलिमेंट्स है 10 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी कितने एलिमेंट्स है आपके पास 10 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या क्या फ्रीज हो गया, आपको जो फंक्शन बनाना है वो जी बनाना है, तो 2 वाला 2 के साथ जोड़ दिया, 4 वाला 4 के साथ जुड़े, 6 वाला 6 के साथ, 8 वाला 8 के साथ, 10 वाला 10 के साथ। ये बात ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तभी तो ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी गोफ इक्वल्स टू एफ। बाकी का क्या होगा, इनके साथ तो फिक्स है, फ्रीज है, यही होना है। तो फर्स्ट वाला जैसे ये 1 है, 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, ये 10 है, 10 में से आप किसी के पास जोड़ दो, 10 पॉसिबिलिटीज है। 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है 10 पॉसिबिलिटीज है। 5 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है 10 पॉसिबिलिटीज है। 7 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है 10। 9 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है 10। तो सबके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई 10 10 10 होगी, और बाकी के पास कितनी है 1 1 1। इवन वालों के पास 1 ही है, क्यों, क्योंकि 2 2 के साथ जुड़ेगा, 4 4 के साथ, तो उनकी 1 हो गई। तो 10 कितनी बार लिखा हुआ है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आ गया आपका 10 की पावर 5। इतने टोटल फंक्शंस बनेंगे, ऑप्शन 2 आपका राइट हो गया। क्लियर बच्चों। तो आजकल ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन पे बेस्ट काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको एक कंडीशन दे देता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको सारे फंक्शंस बनाने होते हैं।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आगे और देखेंगे। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से करें सारे, है ना। ये काफी ट्रेंडिंग में है, काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनवर्स फंक्शन, आपको एक फंक्शन गिवन है, ये x बिलोंग्स टू -1 से 1 में है, इसका इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों इनवर्स फंक्शन, पता है? हाँ, कैसे निकालोगे? आपको y गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ x, आप x को क्या कर दो, इन टर्म्स ऑफ y लेकर आओ और y की जगह x डाल दो, तो इनवर्स फंक्शन आ जाता है। काम आसान है ना। क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लेकर आना है। अभी क्या गिवन है देखो, अभी आपको गिवन है y इज इक्वल टू 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर -2x अपॉन 8 की पावर 2x प्लस 8 की पावर -2x। अब यहां से थोड़ा सा हमें काम हैवी लग रहा है कि x को इन टर्म्स ऑफ y हम कैसे लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे x दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसमें लगाओ CND। CND सुना है कुछ? हाँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, काफी बार लगाया होगा आपने, फिजिक्स में भी लगाया, मैथ में भी लगाया। तो लगाते कैसे लगाते, जो नीचे लिखी हुई क्वांटिटी एक बार न्यूमरेटर में वही ऐड कर देंगे और वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहला काम यही है, अप्लाई CND कर दे। एक बार 1 है, इसी को ऊपर ऐड कर दो, इसी को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इधर सेम क्वांटिटी ऊपर आप ऐड करोगे तो ये 8 की पावर -2x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 8 की पावर 2x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 8 की पावर 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस जुड़कर -2 टाइम्स 8 की पावर 2x हो गया। क्लियर बच्चों? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एक काम करते हैं, माइनस इसको दे देते हैं, y -1 है ना, तो 1 - y हो जाएगा। तो ये 1 + y ऊपर हो गया, नीचे 1 - y हो गया और इधर क्या हो गया, एक्सपोनेंट रूल से या माइनस था, है ना, तो ये ऊपर चला गया, 8 की पावर कितना हो गया 4x हो गया। क्लियर है? हाँ, अब जरूर x एक जगह दिखने लगा है, अब चीजें थोड़ी ठीक दिखने लगी है, वरना बहुत सारे x दिख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कैसे x को इन टर्म्स ऑफ y लेकर आए। तो आपके पास क्या आ गया, 8 की पावर 4x आ गया है 1 + y अपॉन 1 - y के। x लाना है 4x, नीचे लाओ जमीन पे, कैसे लाओगे, लॉग लेकर, दोनों साइड लॉग ले लिया। तो 4x इक्वल टू क्या आ गया ln 8 और इधर क्या आ गया ln 1 + y अपॉन 1 - y, ऐसा। फिर x निकाल दो, इसको उधर भेज दो, 1/4 1 अपॉन ln 8 और ln 1 + y अपॉन 1 - y। क्या हो गया, क्या काम? हाँ, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब क्या करोगे, f इनवर्स x बोल दो इसको और y को किससे रिप्लेस कर दो, x से। तो ये हो गया 1/4। लॉग की प्रॉपर्टी, यहाँ बेस e है, नंबर 8 है, 1 अपॉन है, हटाना है तो क्या होगा, नंबर और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, log ऑफ 8 बेस में आ गया, e इधर आ गया और ये कितना हो गया ln 1 + x अपॉन 1 - x। ये देखो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको CND लगानी। तो ये आ गया 1/4। अब हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बेस 8 ले लें या e ले लें, है ना। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/4 log ऑफ e टू द बेस 8 और ऊपर आ रहा है 1 + x अपॉन 1 - 8 आ रहा है। कौन सा वाला, ये वाला, ये आ रहा है, चेक करें, हाँ सेम है। क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एक बड़ा गंदा सा दिखने वाला फंक्शन है, इसकी रेंज पूछा है, इसका परिसर पूछा है कि इसका रेंज क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा डेडली दिख रहा है, गंदा सा, लॉग के अंदर लॉग हो जाता है तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। देखो, इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक बढ़िया तरीका बताता हूं मैं, है ना। अंदर से बाहर की तरफ आए रेंज निकालते हुए, अंदर से बाहर की तरफ। काफी बच्चे क्या करते हैं, पहले डोमेन वगैरह निकालते हैं, फिर डोमेन से रेंज पे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं आपको एकदम बढ़िया अच्छा सा आसान तरीका बता रहा हूं, अंदर से बाहर की तरफ आए। कैसे? पहले आप केवल इतने से पार्ट की निकालो, अंदर से आओ निकाल दो। 16 sin² x, आपको पता है sin² x क्या होता है, sin² x की रेंज क्या होती है, 0 से 1, क्योंकि sin x की -1 से 1 होती है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से। तो आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 sin² x की रेंज कहां से कहां तक होगी, 0 से 16। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई, 0 से 16। ये लो,
स्टेप बाय स्टेप। अब उसमें क्या हो रहा है, +1 है ना, +1 हो रहा है तो इसमें +1 कर दो दोनों साइड, तो +1 करोगे तो कितना आ गया, 1 से लेकर 17 आ गया। ये किसकी रेंज आ गई, 1 से लेकर 17, यहां तक की रेंज आ गई आपके पास 1 से लेकर 17। अब लॉग ले लो इसका, लॉग के साथ रेंज निकालो इसकी, लॉग के साथ रेंज क्या आएगी, लॉग में बेस क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब छोटे पे छोटा आएगा बड़े पे बड़ा आएगा। तो अब रेंज क्या हो जाएगी, लॉग के साथ लॉग लगा दो इसमें, log 1 to the base 2, ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया, log 17 to the base 2। ये लो, ये कहां तक की बात हो गई, यहां तक की। अब इस माइनस को भी इन्वॉल्व करो, माइनस की रेंज बताओ, तो माइनस को भी अगर आप इन्वॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये इधर आ जाएगा और वो 0 उधर चला गया। अब क्या करना है, यहां तक की रेंज हो गई, अब इसको भी पकड़ो, किसको, 2 सहित पकड़ो, तो क्या करो, सब में 2 ऐड कर दो, सब में 2 ऐड कर देते हैं, चलो कितना हो गया, 2 माइनस log 17 to the base 2 0। क्लियर है, बस एक लास्ट स्टेप बची है, इसका log लेना है बेस √2 में। लेकिन ध्यान से देखो 17 क्या होगा, लगभग 2 की पावर 4 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 2 की पावर 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूं। ये ऐसा है, इसको मैं मोटा मोटा 2 की पावर 4 लिख दूं तो ये क्वांटिटी लगभग 4 से बड़ी आ रही है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। आपने इसमें क्या ऐड करा था, 2 ऐड किया था, तो यहां पर 0 + 2 2 हो गया ना, हाँ। तो ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी, और आप किसके अंदर डाल रहे हो, log के अंदर डाल रहे हो, तो नेगेटिव नहीं आ सकती, तो जो यहां से एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्या होगी, नेगेटिव तो ले नहीं सकता, log कहां से लेना स्टार्ट करता है, 0 से, तो वैल्यू कहां से आएगी, 0 से कहां तक आएगी, 2 तक। 2 लेने में कोई समस्या है क्या, नहीं। क्लियर है, क्योंकि आप log के अंदर डाल रहे हो तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, तो जो नेगेटिव था वो अपन ने रिजेक्ट कर दिया और जो एक्सेप्टेबल वैल्यू वो अपन ने कंसिडर कर ली। अब बस आपको log बेस √2 के अंदर ये आउटपुट डालना है, ये इनपुट डालना है, डाले, बेस क्या है, √2, मतलब 1 से बड़ा, इंक्रीजिंग होगा तो 0 पे छोटा और उस पर आगे बड़ा मिलेगा, तो 0 पर कितना मिलेगा, -∞, और 2 पर कितना होगा बच्चों, log 2 बेस √2, बेस √2 का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ये आपको पता है, log के रूल से आगे आएगी 1 में, तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो गई, 2 के, तो कितना हो गया, -∞ से 2 क्लोज ब्रैकेट्स। देखो आप इसको सिस्टमेटिक एकदम वो डोमेन वगैरह निकाल के करते तो ये क्वेश्चन काफी हैवी हो जाता, इसको हमने तुरंत कर दिया। ऐसे ढेर सारी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आप क्या करो, अंदर से रेंज निकालते हुए बाहर की तरफ तक आओ, और जो भी रेंज आप ले रहे हो, जैसे log के अंदर आ गया कुछ, तो उस चीज का भी ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 - log 17 to the base 2 एक नेगेटिव क्वांटिटी हो रहा था, लेकिन log नेगेटिव क्वांटिटी लेगा नहीं, तो अपन ने इसको बोल दिया कि ये पूरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये 0 से ही करेगा, तो 0 से ले लो यार। क्लियर बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आपको देखने को मिलेंगे, अंदर से लेकर बाहर की तरफ रेंज निकालते हुए आओ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एक फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर में। ये फंक्शन है, थोड़ा क्यूबिक है और कहीं साइन एक्स भी डाल दिया इन्होंने इसमें, है ना। तो ये बताना है 1 1 मेनी 1 ऑनटो इनटो। अच्छा बच्चों, क्यूबिक फंक्शन है ना। क्यूबिक फंक्शन में आपको पता है जो रेंज आती है क्यूबिक फंक्शंस की रेंज, वो क्या आती है, रियल नंबर। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इनफाइनाइट डालते हो ये एक्स क्यूब उसको इनफाइनाइट तक ले जाता है, -∞ डालते हो तो इसको -∞ तक ले आता है। रेंज रियल नंबर है तो इसका तो कोई चक्कर नहीं है। कोडोमेन किसके इक्वल आ गया, रेंज के, तो ऑन्टो में तो कोई समस्या नहीं आ रही है हमें, ऑन्टो तो है ये, है ना। अब 1 1 मेनी 1 कैसे चेक करेंगे। आपको पता है फंक्शन अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है तो क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है ना। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखें कैसे, f' निकालें, वही बताएगा कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या क्या है। तो हमने डिफरेंशिएट करा, f', कितना हो गया, x³ का 3x², x² का 2x, इसका 3, sin x का क्या हो गया, cos x।
अभी भी थोड़ा मजा नहीं आ रहा है यार, कोसेक्स हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्योर पार्ट है, एनालिसिस करने वाला पार्ट है। आपको एनालिसिस करना है इस फंक्शन को कि ये कैसे मूव कर रहा है। करें, हमें पता है ये तो कोसेक्स है, -1 से 1 ही रहने वाला है। ये हमें एक थोड़ी क्वाड्रेटिक दिख रही है, क्वाड्रेटिक दिख क्या रही, थोड़ी है पूरी, है ना। ए इसका पॉजिटिव है ना। तो अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो इसकी रेंज क्या होगी, -d/4a से इनफाइनाइट। मतलब ये -d/4a पर अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। सही बात है, बिल्कुल। तो मैंने इसकी रेंज निकाली, -d/4a निकाल रहा हूँ, -d b² -4ac, 4 × 3 12 और 3 36 और 4 × 3 12, ऐसा कितना हो गया है 32/12। 4 की टेबल से कट कर दो इसको, 4 से कितना हो गया 8/3, है ना। तो इस फंक्शन की जो रेंज आ गई वो कितनी आ गई, 8/3 से इनफाइनाइट। अब थोड़ा सोच के देखो, इन दोनों के बारे में सोचना है। इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 8/3, और आप इसको आपके मिनिमम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम कितना होगा। तो आप इसमें से जितना हो सकता है मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर लें इसकी छोटी वैल्यू में से। तो 8/3 में से अगर आप -1 करते हैं तो भी ये इसको नेगेटिव नहीं कर पा रहा है। सोच के देखो, a + b है, मैं चाह रहा हूं ये नेगेटिव हो जाए, तो मैंने इस वैल्यू को क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया, और इसमें से जितना चाहे उतना सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूं मैं, जितना मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो इसमें से मैं मैक्सिमम 1 ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं बस, और इसकी भी मिनिमम ले ली। तो 8/3 - 1 कितना आ रहा है, 3, 5/3। ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, इट मीन्स ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। इट मीन्स ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। अगर f' पॉजिटिव हो गया तो उसका ग्राफ कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। ग्राफ अगर इंक्रीजिंग हो गया तो कैसा हो गया, फंक्शन 1 1 फंक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑनटो भी हो गया। क्लियर बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल आपको डिफरेंशिएट कर कर यहाँ थोड़ा सा फंक्शन गंदा सा बन जाता है, तो थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला पार्ट आता है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एक फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन गिवन है, आपको 1 1 मैनी 1 बताना है। तो वापस वही अपन चेक करेंगे किस तरीके से डिफरेंशिएट करके। पहले तो 1 1 मैनी 1 का क्या सीन है ना। डिफरेंशिएट करते हैं, f' चेन रूल से होगा। पहले बाहर वाले ln का होगा तो 1/ln ln x आ गया, फिर अंदर वाले का होगा तो 1/ln x हो गया, फिर इसके अंदर वाले का होगा तो 1/x हो गया। ये डिफरेंशिएशन हो गया। और x की वैल्यू आपको पता है क्या लेनी है, e से इनफाइनाइट। ln मतलब e से इनफाइनाइट, है ना। ln का मतलब बेस e है, तो e से इनफाइनाइट है, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है। ln आपको पता है, अगर आप इसमें x की वैल्यू e से लेकर इनफाइनाइट डालेंगे तो e पर ये देता है 1, और इंक्रीजिंग होगा तो ये 1 से इनफाइनाइट होगा। सही बात है। इन भाई साहब की बात करें तो ln e, आप इसमें क्या डाल रहे हो, ln x कहां से कहां तक जाएगा, 1 से इनफाइनाइट, और जब इसका ln लेंगे तो ये क्वांटिटी क्या जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। मतलब ये तीनों क्या है, पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आने वाला है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप बोल सकते हैं क्या हो गया, 1 1 हो गया। और अब जब फंक्शन इंक्रीजिंग आपको पता लग गया बच्चों, तो रेंज निकालना भी तो आसान हो गया। छोटे पर छोटा मिलेगा, बड़े पे बड़ा मिलेगा। लोगारिथमिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस है हमेशा, तो बीच में कहीं ब्रेक भी नहीं करेगा। तो सबसे छोटा क्या था, ई पर चेक कर लो, ई भी कंसिडर नहीं करना, ई प्लस ले लो, ई से जस्ट बड़े पे चेक कर लो क्या होगा, करें चेक। ln ऑफ ln x ऐसा लिखा है। एट x = e में देखना चाह रहा हूं क्या वैल्यू आ रही है। ln e करा, ये कितना हो गया 1, फिर ln 1 करा, कितना हो गया 0, फिर ln 0 करा तो कितना जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि e से बड़ा लेंगे ना, e थोड़ी नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये कितना दे रहा है, माइनस इनफाइनाइट दे रहा है, सबसे छोटी वैल्यू। मैक्सिमम आपको पता है इनफाइनाइट, ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट, फिर इसमें जाएगा इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट, तो कितना दे रहा है, इनफाइनाइट। रेंज इसकी रियल नंबर ही आ रही है। तो फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑनटो भी हो गया। क्लियर बच्चों।
आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। तो कुल मिला के डिफरेंशिएशन करना था, एनालाइज करना था, उसके बेसिस पर ही हम रेंज भी निकाल पाए उसकी। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वापस काउंटिंग वाला क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन ही थोड़े से अच्छे होते हैं और थोड़े परेशान भी करते हैं। एक सेट है, उसमें एलिमेंट है ABC, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 और देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। सेट सी में आपको एलिमेंट बताने और सेट सी किस तरीके से बनाना है कि 2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए। 2 मतलब एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब इसके आउटपुट में आना चाहिए। कोई फंक्शन अगर ए टू बी में डिफाइन है तो एफ ऑफ ए मतलब क्या हो गया, आउटपुट क्या होना चाहिए, एक 2 तो होना ही चाहिए उसमें, ठीक है। एंड एफ इज नॉट 1 1 और एफ 1 1 भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन बनाना है आपको ए टू बी में कि हमेशा एक इमेज तो 2 आए ही सही और वो फंक्शन 1 1 भी ना बने। सोचते ए बी सी 1 2 3 4, 2 तो लेना ही है, 2 लेना है जैसे उसने बोला है क्या, 2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, 2 तो आना ही चाहिए। अब ये और फंक्शन कैसे बनाना है, 1 1 भी नहीं बनाना है। तो एक चीज हो सकती है, क्या केसेस बन सकते हैं, एफ ऑफ एक्स 2 ले लो, किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, पूरे सेट ए के लिए ही ले लो 2। ये देखो ये तो एक फंक्शन तो इस तरीके से बन गया, सही बात है, क्योंकि 2 लेना है, उसने बोला है 2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए। और ए बी सी 1 2 3 4 है ना। आप क्या करो, केस 2 एफ ऑफ एक्स 2 ले लो फॉर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, फॉर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, है ना। ये तो तीनों के लिए ले लिया, एग्जैक्टली 2 के लिए ले लो। तो सबसे पहले तो चुनोगे 3 में से 2 कौन से लूं, है ना। 3 में से किन 2 को मैं इसके साथ जोड़ दूं, 3 में से 2 ले लिया आपने। मान लो ए और बी आगे जोड़ दी 2 से, हो गया ये काम। तो तीसरे वाले के पास क्या ऑप्शन बचे, 3 या 4। भैया वापस 4 कर दोगे तो फिर पिछला वाला केस रिपीट हो जाएगा ना। तो कितने ऑप्शन बचे, 1 3 4 से जोड़ना है तो इंटू 3, कितने हो गए, 9 केसेस यहां से बन गए। या फिर केस 3 ए बी सी 1 2 3 4, केस 3 क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 करना है, किसके लिए, फॉर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए ही करना है ना। और 1 1 का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो एक एलिमेंट उठाओ 3 में से, ये लो एक एलिमेंट ले लिया, मान लो ए आ गया और 2 से सेलेक्ट हो गया। अब बाकी 2 को क्या करना है, बाकी 2 को अलग अलग से नहीं, एक से ही ज्वाइन करना है, एफ 1 1 बनाना है। तो बी और सी दोनों को या तो चाहे मैं 1 से ऐड करूं या 3 से या 4 से, कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस। कितने आ गए, टोटल 9 फंक्शंस यहां से बन गए। तो क्या आंसर हो गया, 9 9 1। टोटल कितने फंक्शंस बन गए इस टाइप के, 19 फंक्शंस बन गए। क्लियर बच्चों। तो केसेस वाले क्वेश्चन है, थोड़ा शांति से सोचना होता है ताकि हमारा कोई भी केस यहां से मिस ना हो जाए। क्लियर बच्चों, बढ़े आगे, चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। वापस 1 1 फंक्शंस बनाने हैं ABCD और इधर आउटपुट लेना है 0 से लेकर 10 तक में, और ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं। कंडीशन फुलफिल करते हुए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताना मतलब एक टफेस्ट पार्ट हो जाता है। तो मैं आपको वे बताऊंगा कि गिनना कैसे है। कई बार बच्चे रैंडम गिनते हैं, इस वजह से कुछ एलिमेंट्स वहां से उनके मिस हो जाते हैं, लेकिन अपन ढंग से गिनेंगे ताकि हमारे एलिमेंट्स मिस ना हो। चलिए हेल्प कीजिएगा कैसे गिने ढंग से। ओके, ये कंडीशन फुलफिल करनी है ना। तो क्या करा है, इसको ऐसे लिख ले, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ वी को उधर भेज दो, एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ डी। ठीक है, केसेस लेने ही पड़ेंगे हमें, सबको लेना पड़ेगा, आउटपुट 0 से 10 और इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। अब देखो किस तरीके से केसेस लेंगे। आप एफ ऑफ सी इसको पकड़ो, पहले इसको 0 1 2 3 दो। क्यों, क्योंकि इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बहुत स्पीड से बढ़ेगा।
तो जब भी जिसका आप कोफिशिएंट देख रहे हो 3 4 5 बड़ा कोफिशिएंट आ रहा है, उसको फिक्स करने की कोशिश करो, उसकी हेल्प से आप आगे बढ़ो, क्योंकि वो क्या करेगा, नंबर्स को जल्दी जल्दी बढ़ाएगा, फिर वो आउट ऑफ द बाउंड्री चला जाता है ना। तो एफ ऑफ सी को पकड़ो, पकड़े एफ ऑफ सी को। पहला केस, एफ ऑफ सी को ले लिया आपने 0, है ना। अब एफ ऑफ 1 0 से लेकर 10 ले सकते, लेकिन 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 1 फंक्शन नहीं है। जब एफ ऑफ सी जुड़ गया 0 से, मतलब सी जुड़ गया 0 से, तो ए नहीं जुड़ेगा, तो एफ ऑफ ए क्या हो गया 1। तो 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, तो आपको 2 बनाना है। सही है, बनाए, कितने तरीके से बना सकते हैं, 2 2 का डिफरेंस लेना है इधर, और 0 और 1 आप यूज नहीं कर सकते बच्चों। तो शुरुआत 10 से ही करते, 10 माइनस 2, कितना बनाना है, 2 बनाना है ना, तो 10 माइनस 8, सही है। एक एक कम करते जाओ, 9 माइनस 7, हाँ सही है। थोड़ा स्पीड से कम कर लो, 4 5 माइनस 3, सही है। क्या अब मैं 4 2 ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता। 4 2 में क्या हो गया, सॉरी 4 2 तो ले सकता हूं मैं यहाँ पर, 4 2 लेने में तो कोई समस्या नहीं है, सही है। 2 बनाना है ना, 4 2 ले लो, आपको 1 और 0 एलिमेंट आपके यूज नहीं आने चाहिए। क्या 3 और 1 ले सकता हूं क्या, नहीं, 1 आ गया। क्या 2 और 0 ले सकता हूं क्या, नहीं, तो केवल इतने ही बनेंगे। कितने हो गए, 4 से लेकर 10 तक 7 हो गए। ऐसे आपको सिस्टमेटिक गिनना है आराम से, ठीक है। पहला केस। दूसरा केस, इन भाई साहब को तो अपन ने 0 ही पकड़ के रख रखा है, एफ ऑफ सी को। एफ ऑफ ए को बढ़ाते हैं, एफ ऑफ ए को बढ़ाकर अपन ने 2 कर दिया, तो 2 इंटू 2 4, तो LHS में क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। तो इधर भी अपन 4 बनाए। कैसे बनाए, वापस 10 और 6, और ध्यान रखें 2 और 0 नहीं आना चाहिए। 9 और 5 एक एक कम करते जाए, फिर 8 और 4, हाँ ऐसे, फिर 7 और 3, यस 7 और 3 ले सकते। कितना रखना है, 4 रखना है आपको ना, तो दोनों में से एक एक कम करते जाएं। 7 3 4 सही है। 6 और 2 ले सकता हूँ क्या, नहीं, 2 ऑलरेडी यूज आ गया। 5 ले सकता हूँ क्या, 5 और 1, हाँ 5 और 1 ले सकता हूँ। क्या 4 और 0 ले सकता हूँ क्या, नहीं, 0 यूज आ गया। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स। सही है, थोड़ा मेहनत करने वाला काम है, लेकिन सिस्टमेटिक गिनो ऐसे, है ना। उसको 0 अपन ने फिक्स कर दिया था, ये 0 फिक्स। अब किसको बढ़ाओगे, एफ ऑफ ए को आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब कितना ले लो, 3 ले लो। तो अब जो LHS में आपका काउंट आ रहा है कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 6 आ रहा है। तो आपको क्या बनाना है, 6 बनाना है। बनाए, क्या आएगा, 10 और 4 कम होते जा रहे हैं केसेस, देखिए आप परेशान मत हो, ये कम होते जा रहे हैं, 10 और 4। फिर 9 और 3 ले सकता हो क्या, नहीं, 3 यूज्ड है यहाँ पर, है ना। फिर 8 और 2 ले सकते हैं क्या, 8 और 2, हाँ 8 और 2 लिया जा सकता है। और कम करें, 7 और 1 ले सकते हैं क्या, हाँ 7 और 1 लिया जा सकता है। और कम करें, 6 और 0 ले सकते हैं क्या, नहीं, 0 यूज्ड है ऑलरेडी। तो कितने बने, 3 बने। ये तो समझ पा रहे, ओके। फिर इसको कितना कर लें, ये तो 0 चलता ही रहा है, एफ ऑफ ए को क्या कर लें, 4 कर लें। टोटल LHS में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, LHS में कितना हो गया, 8 हो गया। काउंट करें, कितना बनाना है, 8 बनाना है। तो 10 और 2, 10 और 2 ले सकते हैं क्या, हाँ 10 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 आ रहा है। कम करो, 9 और 1, 9 और 1 ले सकते हैं, हाँ। 8 और 0 ले सकते हैं क्या, नहीं, वो यहां पर आ जाएगा। कितने नंबर बन रहे, 2 नंबर, ये लो। और अच्छा, जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, इस तरफ का ध्यान रखना। 4 0 आ रहा है, 10 2 9 1, वो वाले नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। अब फिफ्थ लोगे, फिफ्थ लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इधर 10 बन जाएगा। तो आप इधर एक ही केस बनेगा 10 और 0, लेकिन आप 0 ले नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने एफ ऑफ सी को क्या बोल रखा है, 0। तो इस तरीके से कितने हो गए, देखिए 7 5 12 3 15 और 2 17, तो ये 17 नंबर्स है ना। अब इसी तरीके से आपको बाकी केसेस को भी आगे बढ़ाने हैं। कितने, 2 एफ ऑफ ए प्लस 3 एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या बोला अपन ने, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ डी। अभी आपने क्या करा था, एफ ऑफ सी को 0 करा था, अब एफ ऑफ सी को आप 1 फिक्स कर दो। ये लो, ये 1 फिक्स कर दो, इसको 1 दे दिया, इसको 0 से देना स्टार्ट करो, है ना। अब नंबर जल्दी जल्दी खींचेगा, कैसे, ये LHS है, LHS कितना आ रहा है, 3 आ रहा है।
अब वापस इस तरीके से वहां पर वापस सेम तरीके से काउंट कर लेना 10 7 करके। फिर एफ ऑफ सी को आप क्या करोगे, एफ ऑफ सी तो 1 कर ही दिया आपने, इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, तो अब ये कितना आ जाएगा 3 + 2 LHS 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, अब स्पीड से बढ़ते जाएंगे, केसेस आपके धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सिस्टमेटिक गिनोगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगी 31। क्लियर है? तो बस ऐसे काउंट करना होता है, ऐसे सिस्टमेटिक करोगे ना तो कहीं भी फंसोगे नहीं आप आराम से काउंट करके ले जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी 1 कर दिया, इसको 2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1 ही आ पाएगा, फिर वो इस तरीके से ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि वो 10 से बाहर चला जाएगा। और इधर 2 का डिफरेंस मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 10 ही ले सकते हो बच्चों। क्लियर? तो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सिस्टमेटिक लिख के करो, साफ सफाई से करो, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आई होप बच्चों ये क्लियर हुआ होगा। चलो आते हैं एक और क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है। एक्स बी ए सेट विद एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स और एक y एक सेट है जिसमें 7 एलिमेंट्स है। अल्फा इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम y टू x। वन वन फंक्शन बनाना है, कहते हैं y टू x में। x में कितने एलिमेंट है 5, y में कितने 7। पहले वन वन फंक्शन बना ले। कैसे बनाओगे, इधर 5 एलिमेंट है a1 a2 a3 a4 a5, इधर 7 है b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7। तो वन वन फंक्शन कैसे बनाते हैं आपको पता होगा। इसको कैसे जोड़ते हैं 7 से, 7 वेज है। फिर इसके पास कितने बचे, जो ये इससे जुड़ गया उससे और को नहीं जोड़ सकते वरना मेनी वन हो जाएगा। तो 6 5 4 3 ये इस तरीके से है ना। तो ये क्या हो गया वन वन फंक्शन आ गया। 7 × 6 × 5 × 4 × 3। सोल्व कर लो इसको, कितना हो गया 20 20 और 360 360 360 × 7 0 2 4 2 5 2 0। ये वन वन फंक्शन आ गया। लेकिन समस्या यहाँ वन वन फंक्शन की नहीं है, समस्या आगे वाली है। द नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन फ्रॉम y टू x, बीटा निकालने की। बीटा क्या है, ऑन्टो फंक्शन y टू x, मतलब इस बार 7 एलिमेंट इधर है और 5 एलिमेंट क्या है उधर है। तो यही हमें सीखना है बच्चों, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इधर 7 एलिमेंट है आपके पास, y टू x आपको इस बार डिफाइन करना है इस तरीके से, और इधर 5 एलिमेंट बनाए। ऑन्टो फंक्शन बनाने मतलब क्या होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स यूज आने चाहिए, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए बच्चों। तो इसको आप थोड़ा सा पीएनसी की ग्रुपिंग थ्योरी से कर सकते हैं। कैसे, ये क्या है, आप इनको कंसिडर करें, ये 5 बॉयज है और इनको ये 60 टॉयज लेने हैं। इधर वाले को बॉयज बोल दो, इसको टॉयज बोल दो। अपन पीएनसी के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। 5 बॉयज है, B1 B2 B3 B4 B5, और इन्हें कितने टॉयज बांटने, 60 टॉयज बांटने। और इस तरीके से बांटने हैं कि सबको एटलीस्ट एक टॉय तो मिलना ही चाहिए। किसी को ऐसे 2 मिल गया तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई भी दिक्कत, कोई किसी को 2 मिल जाए ले लो भैया, बट सबको एक तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि सबको एक मिलेगा तभी तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होगा। तो पूरा क्वेश्चन अब अपन ने पीएनसी में कन्वर्ट कर दिया, इधर वाले को बॉयज और उधर वाले को टॉयज बोल के ग्रुपिंग थ्योरी कि भैया ये 7 टॉयज इन 5 लोगों में बांटने, और कंडीशन क्या है, सबको एटलीस्ट एक तो मिले ही सही। सही है, चलो बांटो। कैसे बांटोगे, 7 है तो एक काम करें 2 2 1 1 1 बढ़ गए। हाँ एटलीस्ट सबको 1 मिल रहा है। और कैसे बांट सकते हैं, 3 दे दो, 1 1 1 1, ये लो 2 ही केसेस बन रहे हैं बस यार, है ना। अब आप बहुत आराम से कर सकते हो ग्रुपिंग थ्योरी से। केस 1 का आंसर कैसे लिखोगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर 1 फैक्टोरियल का क्यूब, ऐसे। फिर क्या करते थे ग्रुपिंग थ्योरी में, जितने सेम क्वांटिटी होती थी उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते थे। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दो। 3 कितनी बार है, 3 बार। तो ये ग्रुपिंग हो गई। अब इन्हें बांटना भी तो है 5 में, तो इनटू क्या हो जाता था 5 फैक्टोरियल। ये लो केस 1 हो गया यार। केस 2 60 टॉयज है, बांटना है सेम वैसे 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 4 बार, ऐसा है ना।
तो इस तरीके से कर लिया। तो इसमें 4 बार आ रहा है तो 1/4 फैक्टोरियल होगा और 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा आ ही गया था यहाँ पर 2520, यहां से बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा यहां डाल दीजिएगा। क्लियर बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। ये ओंटो फंक्शन निकालना थोड़ा सा परेशान करता है, इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है ये कि आप इसे पीएनसी में कन्वर्ट कर दो, इसको बॉयज बोल दो, इसको टॉयज बोल दो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि एटलीस्ट 1 टॉय सबको मिल जाए। क्लियर बच्चों? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काउंटिंग वाला क्वेश्चन है, GIF का है, बॉक्स ऑफ x/9 इक्वल्स टू बॉक्स x/11। इसमें कोई टेक्निक नहीं लगती है, सिंपल आपके नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा काउंटिंग प्रोसेस आपका बढ़िया होना चाहिए। तो गिने, कैसे गिनोगे देखो, बॉक्स ऑफ x/9 इज इक्वल्स टू बॉक्स x/11 और x क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स, 1 से लेना है। सोचो थोड़ा सा, मैं 1 से लेता हूं, अभी 1 डाला, दोनों में क्या देंगे, 0। 2 डालो, 0.0 समथिंग आ रहा है ना, 0 हो गया। 3 डालो 0, 5 डालो 0, 6 डालो 7, 8 0। जैसे ही मैं 8 तक डाल रहा हूं सब 0 दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने 9 डाला, 9 डालते ये सर 1 देने लग गए और ये अभी भी 0 पे इक्वल 0 दे रहे हैं। मतलब अब ये सॉल्यूशन नहीं आएगा। 1 से 8 तक तो सॉल्यूशन है इनका, 9 है क्या, नहीं, वो 1 दे रहा है, 0 बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे। 10 डालोगे तो ये 1 दे रहा है और वो क्या दे रहा है, 0 पे ही अटका पड़ा है। तो वो 1 कब हो पाएगा, 11 से। तो अगले सॉल्यूशन अब आपको कहां से मिलने लगेंगे, 11 से। आप 11 डालो, ये क्या दे रहा है, 1, ये भी 1 दे रहा है। 12 डालो, दोनों 1 दे रहे हैं। कब तक 1 देते रहेंगे, 18 पे ये 2 हो जाएगा, 17 तक आपको पता है ये 1 पॉइंट समथिंग देगा तो ये 1 होगा और ये भी 1 ही देता रहेगा। तो यहां पर दोनों से 0 मिल रहा था, यहां पर दोनों से 1 मिल रहा है। ये 18 से 2 पर पहुंच गया, ये भाई साहब अभी भी 1 पे अटके हुए हैं। ये भाई साहब 2 कब पहुंचेंगे, जब आप 22 लेंगे। 22 पर दोनों 2 दे रहे हैं, 23 पर दोनों ही 2 दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 26 तक रखते हैं ये 2 देते रहेंगे, लेकिन जैसे ही 27 हुआ ये वाला 3 देने लग जाएगा और ये वाला 2 पर ही अटका रह जाएगा। तब तक 26 तक आपको 2 मिलेंगे। 27 पे क्या देने लग गया, 3 देने लग गया। और ये 3 देना कब से स्टार्ट करेगा, 33 से देना स्टार्ट करेगा। तो 33 से कहानी बढ़ाओ वापस, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आप देखिए नंबर 33 पर वो 3 देगा, 33 पर ये भी 3 पॉइंट समथिंग 3 दे रहा है, सही बात है। 34, 35, 36 से ये 4 देने लग जाता, मतलब 35 तक आप देख पा रहे हैं, 35 तक ये 3 देगा, 36 से ये 4 देने लग जाएगा और 36 पे अभी भी ये 3 पॉइंट समथिंग 3 आ रहा है। प्योर ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है भैया। तो ये तो 4 पहुंच गया 36 से, ये 4 कब पहुंचेगा, ये 4 पहुंचेगा 44 पर, ठीक है। ये 44 पर और 44 पर ये क्या देगा, बिल्कुल 44 पर ये 5 से थोड़ा सा छोटा हो गया ना तो 4 ही देगा। तो बिल्कुल 44 पर ये आपको 4 देगा, लेकिन 45 पे ये क्या हो गया, 5 हो गया, और 45 पे ये अभी भी 4 पे ही अटका हुआ है, ठीक है। तो 5 देने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 55 होना पड़ेगा। तो 55 पे ये 5 देगा, लेकिन 55 पे तो ये 6 ही चला गया। ये कहां चला गया, 6, मतलब अब ये इसको पकड़ नहीं पाएगा, अब ये स्पीड से भागने लग गया। जैसे 6 कब देगा, ये 66 पे देगा 6, और 66 पे तो ये 7 चला गया। तो अब ये बराबर नहीं हो पाएंगे, केवल इतने ही सॉल्यूशन आ पाएंगे, है ना। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन इसको काउंट कर लेंगे। 1 से 8 तक कितने नंबर हो गए, 8। 11 से 17 तक कितने हो गए, 7। 22 से 26 तक कितना हो गया, 5। 33 से 35 कितने हो गए, 3 और 1। ये टोटल आपका आंसर हो गया। 8, 7, 15, 20, 23, 24। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये समझ में आया होगा। स्टेप से बॉक्स के क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th, अब देखो नॉर्मल क्वाड्रेटिक के साथ बॉक्स फंस गया तो इसको कोई सोल्व करने का तरीका नहीं होता। आप क्या करो, दोनों को इंडिविजुअल एनालिसिस करो। किस तरीके से, बॉक्स ऑफ एक्स को मैंने इधर ही रखा, बाकी को उधर ले गया मैं, ऐसा आ गया। केवल आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, ये फैक्टराइज भी हो रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है ये कैसे बताते हैं, एक तरीका और होता है एलएचएस और आरएचएस दोनों का ग्राफ बना लीजिए।
जितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो इसका ग्राफ बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो पैराबोला डाउनवर्ड है क्योंकि माइनस आ रहा है, रूट्स आ रहा है 1 और 3, तो बड़ी आसानी से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। 1 और 3 पे रूट आ रहा है ऐसे, ये लो, ये 0, ये 1 और ये 3। मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी? 2 पर इसकी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। 2 डालने पर कितना आ रहा है? 2 डालने पर आ रहा है 2 3 -1 और ये 1, तो कितना आ रहा है? +1। ये लो, बन गया। RHS का ग्राफ बनाते, बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, इधर बॉक्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है। x 0 से 1 लेंगे तो कैसा ग्राफ होता है? 0 पे ये और 1 पर क्या आ जाता है? यहाँ ओपन आ जाता है ऐसा। फिर 1 से 2 में ये क्या देता है? 1 देता है, 1 यहाँ पर है, तो 1 से 2 में ये कैसा देगा? ऐसा यहाँ पर। फिर 2 से 3 में ऐसा। तो देखो बच्चों, ये तो ऊपर से निकलता जा रहा है, क्या कहीं भी कहीं कट हुआ? क्या नहीं हुआ। 1 पे भी नहीं हुआ, यहाँ होलो आ गया। यहाँ 2 पर हुआ क्या? नहीं, यहाँ होलो आ गया। इट मीन्स एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर बच्चों? तो ऐसे कई बार बॉक्स के साथ क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह फंस जाते हैं, तो आपको दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ बनाइए और दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ एक ही ग्राफ में बनाओ और देखो कितनी जगह कट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आते बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आपको ये फंक्शन गिवन है ना, इसको 1 1 फंक्शन बताना है। देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन है ना, तो कैसे करेंगे आप? वही एफ डैश एक्स निकालो। 1 1 है तो ऑलवेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाला है ना। आप एफ डैश एक्स निकालो। एक्स क्यूब का 3x², 3 से 3 कट जाएगा, 4 अल्फा माइनस 7x² प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 3 इंटू एक्स और प्लस 1 ऐसा। अब ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो तो कैसे होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए या ऑलवेज नेगेटिव आना चाहिए? तो कुल मिलाकर इसका d क्या लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो, दोनों केसेस में हमेशा क्या आता है? d नेगेटिव आता है, a भले ही कुछ भी हो। सही बात है, तो केवल d लेस देन और इक्वल टू 0 कर दीजिए, इसमें आपका काम हो जाएगा यहाँ पर यार, है ना। किसकी वैल्यू चाहिए थी? a की पॉसिबल वैल्यू चाहिए थी, तो ये a है यहाँ पर, है ना, तो a की पॉसिबल d कितना हो गया? b² माइनस 4ac 4a माइनस 7 और वो 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। कितना हो गया? 4 कॉमन लेके हटा दो, a² माइनस 6a प्लस 9 माइनस 4a प्लस 7, तो कितना हो गया? a² माइनस 10a प्लस 16 फैक्टराइज हो गया, माइनस 8 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज आ गई? एक ही 2 से 8 ऐसा। क्या पूछा है? ऑल इंटीग्रल वैल्यूज का सम, मतलब 2 से लेकर 8 तक का सम। तो सारे नेचुरल नंबर का सम पता है आपको, बस 1 ही तो मिसिंग है। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, इसमें से 1 हटा दो यार, तो कितना आंसर हो गया? 36 माइनस 1 35। क्लियर बच्चों? तो इस टाइप से हमने देखा किस तरीके से आप मेनी 1 1 1 वाली प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। डिफरेंशिएशन करना होता है, फंक्शन को एनालिसिस करना होता है, और हमने काफ़ी सारे बॉक्स वगैरह वाले क्वेश्चंस देखे बच्चों, नंबर ऑफ टाइप्स के फंक्शन वाले क्वेश्चंस देखे। तो सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से गो थ्रू करें बच्चों। तो आई होप आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। हम लोगों से जुड़े रहिए, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई मेल का आज का हमारा टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में है। ये पूछ रहा है द एल्कीन दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो 2 कंडीशंस हैं आपको पता होंगी कि अगर एल्कीन्स के बारे में बात चल रही है तो इनके पास जो 2 ग्रुप्स हैं, सपोज मैं ये बोल रहा हूं कि G1, G2, G3 और G4, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए G1 G2 के बराबर नहीं हो सकता और G3 और G4 भी सेम नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि G1 G3 या G4 के इक्विवेलेंट हो जाए या सेम हो जाए, G2 सामने वाले के बराबर हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि आमने सामने सेम हो सकते हैं, लेकिन ये जो
सेम ऑलिफिनिक कार्बन एटम के ऊपर दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन खैर ये होती है कि इन दोनों एटम्स के बीच जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। तो वो एल्कीन है तो यहीं से वो कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई थी कि रेस्ट्रिक्शन अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड वो है, रोटेट वो नहीं कर सकते। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके ऑलिफिनिक कार्बन एटम्स के ऊपर दोनों ग्रुप अलग अलग हों। जैसे एक है 2-मिथाइल प्रोपीन, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया 2-मिथाइल प्रोपीन। तो यहां पर है कार्बन, ये हो गया CH2 और इस वाले कार्बन एटम के ऊपर दोनों जो ग्रुप्स हैं वो मिथाइल ही हैं और लेफ्ट वाले कार्बन एटम के पास भी जो दोनों के दोनों ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन है। तो दोनों ही कार्बन एटम्स के ऊपर दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं वो सेम है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। फिर आता है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, तो ये हो गया और 2-मिथाइल। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले कार्बन एटम के ऊपर जो दोनों ग्रुप्स हैं वो सेम हो गए, इवन राइट वाले की तरफ दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक भी एटम के ऊपर अगर दोनों ग्रुप सेम हो गए तो वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। प्रोपीन भी शो नहीं कर सकता, इसके पास भी दोनों जो ग्रुप्स हैं वो सेम चल रहे हैं, तो ये भी नहीं कर सकता। अब रह जाता है 2-ब्यूटीन। तो 2-ब्यूटीन जो स्ट्रक्चर है वो ये है CHHCH3। तो यहां पर इन दोनों के दोनों ऑलिफिनिक कार्बन एटम्स के ऊपर जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं, लेफ्ट वाले कार्बन एटम के पास भी और राइट वाले कार्बन एटम के पास भी। तो इसीलिए जो ऑप्शन 2 है ये इन चारों ऑप्शंस में से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मतलब रेजोनेंस होने को मना नहीं करा जा रहा, हो सकता है रेजोनेंस हो रहा हो बट जो स्टेबलाइजेशन है वो मिनिमम हो, ऐसा इसने पूछा है। तो इन 3 मॉलिक्यूल्स में 1 में 3 में और 4 में ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक हैं तो और एरोमेटिसिटी या फिर जो स्टेबलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होता है वो रेजोनेंस एनर्जी की वजह से ही होता है। यानी कि बहुत अच्छे खासे अमाउंट में रेजोनेंस एनर्जी लिबरेट हो जाती है, उसके चलते वो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है। तो एरोमेटिसिटी के पीछे जो लॉजिकल रीजन है वो रेजोनेंस ही है। तो इसका मतलब ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो एरोमेटिक हैं ये स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस की वजह से ही हुए हैं क्योंकि एरोमेटिक है। लेकिन आप अगर इस वाले मॉलिक्यूल में देखो तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेजोनेंस में चल रहे हैं वो भी सिर्फ 4 हैं। इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं। तो एरोमेटिक होने के लिए कंडीशंस हैं मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, सारा जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4n+2 के बराबर होने चाहिए। तो ये इनमें से 2 कंडीशंस सामने सामने फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एक तो इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 4 ही हैं, या तो 6 होने चाहिए फिर 2 होने चाहिए या 10 होते, लेकिन इस पास 4 हैं। तो यानी कि ये जो फॉलो कर रहा है वो 4n वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा है जहां पर n की वैल्यू है 1। और जो सेकंड कंडीशन है कि सारे के सारे जो कार्बन एटम्स हैं वो प्लेनर यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज या sp भी हो सकता था अगर रिंग बहुत बड़ी है तो, लेकिन अगर छोटी रिंग है तो सारे के सारे कार्बन एटम्स को sp2 हाइब्रिडाइज ही होना पड़ेगा, मगर ये जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके अंदर वो जो एरोमेटिसिटी वाली बात है वो नहीं आ पाई, यानी कि मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में डाला जाएगा क्योंकि वो नॉन प्लेनर है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसमें सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आया है वो है ये। रेजोनेंस तो हो ही रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस तो कर ही रहा है इस वाले मॉलिक्यूल के साथ। अगर आप देखेंगे तो ये रेजोनेंस तो कर ही रहा है, तो रेजोनेंस होने को मना नहीं है, लेकिन स्टेबलाइजेशन जो होगा वो सबसे कम होगा क्योंकि एरोमेटिक नहीं है। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 2। बाकी 3 1 3 और 4 एरोमेटिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को देखने के लिए एक बात हमें समझनी पड़ेगी। सपोज एक मैं हाइपोथेटिकल एक एसिड लेकर चल रहा हूं AH, जब ये डिसोसिएट होगा तो होगा A नेगेटिव और H पॉजिटिव की फॉर्म में।
ए नेगेटिव को कहा जाएगा कि ये कॉन्जुगेट बेस है AH का, और जितना ज्यादा A नेगेटिव स्टेबल होगा उतना ज्यादा AH एसिडिक होगा। तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ AH is directly proportional to the stability of conjugate base। conjugate base की स्टेबिलिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि इस A के ऊपर चार्ज नेगेटिव आया है तो इसको स्टेबलाइज कौन से ग्रुप्स करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से डेंसिटी विड्रॉ करेगा और उसको स्टेबलाइज करेगा। उसमें भी जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी कि जिसका -I या -R इफेक्ट होगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो देखते हैं हमारे को जो दिया हुआ था उसमें कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं और वहां पर कौन कौन से इफेक्ट एप्लीकेबल होंगे। तो जितने भी हमारे पास ग्रुप हैं वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक हैं, और जो भी ग्रुप लगे हुए हैं, चाहे वो CN है, चाहे NO2 है, चाहे F है, चाहे Cl है, ये सारे के सारे ग्रुप्स इस COOH के ऊपर, यहां पर मैं ग्रुप इमेजिन कर रहा हूं G, और ये लगा हुआ है CH2COOH। ये तो इस ग्रुप का इस COOH के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ इंडक्टिव होगा, क्योंकि एक कार्बन एटम बीच में आ गया है। अगर डायरेक्टली अटैच होता तो हम इसका -R इफेक्ट भी देख रहे होते, +R इफेक्ट भी देख रहे होते, रेजोनेंस देख रहे होते यानी कि। लेकिन अभी जो ग्रुप है वो एक कार्बन एटम छोड़कर आया तो इसका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेटिव होगा। उसमें से भी हमें यह देखना पड़ेगा कि जिसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा होगा, कॉन्जुगेट बेस को उतना ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, और जो उसका कॉन्जुगेट एसिड पेयर है उसको उतना ज्यादा एसिडिफाई कर रहा होगा। तो जो ग्रुप है हमारे पास वो है CN, NO2, फ्लोरीन और Cl। इनके अंदर जो -I इफेक्ट का ऑर्डर है वो ये है, सबसे ज्यादा NO2, ये -I इफेक्ट का ऑर्डर है, आयोडीन नहीं लिखा है मैंने, वो है NO2, फिर आता है CN, फिर आएगा फ्लोरीन और फिर आएगा Cl। यानी कि जो NO2 वाला ग्रुप है जिस मॉलिक्यूल में लगा हुआ है वहां पर सबसे ज्यादा एसिडिफिकेशन या उसका मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई होगी। तो NO2 मैक्सिमम इसमें है, फिर CN यहां पर, फिर F और Cl, यानी कि इस ऑर्डर के अंदर जो हमें ग्रुप्स अरेंज करके दे रखे हैं वो है ऑप्शन 3 के अंदर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा वो ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द फेवरेबल साइट और साइट्स फॉर प्रोटोनेशन इज और आर। तो यानी कि अब हमें इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है या कौन कौन से एटम्स बेसिक हैं, क्योंकि प्रोटोनेशन तब होगा जैसे सपोज मेरे पास अमोनिया है, तो इस अमोनिया को अगर मैं H+ के साथ रिएक्शन करवाऊंगा ये बना लेगा अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आयन। तो इस अमोनियम आयन की फॉर्मेशन के लिए आपको इस H+ को प्रोटोनेट कराना, इस अमोनिया को H+ के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा जिसको प्रोटोनेशन कहा जाएगा। तो सिर्फ वही नाइट्रोजन एटम्स H+ ले पाएंगे जिनका लोन पेयर, या इजीली ले पाएंगे जिनका लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या कम कर रहा होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है फेवरेबल, तो अब हमें फेवरेबल में चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। तो इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के साथ रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई होगी, उसके चलते जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी घट गई होगी। तो यानी कि ये नाइट्रोजन एटम A वो फेवरेबल साइट नहीं है जहां पर प्रोटोनेशन इजीली हो जाना चाहिए। लेकिन NB और NC ये दो एटम्स ऐसे हैं जिनका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। वहीं जो NH है ये वाला नाइट्रोजन E वाला, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन जो ND है ये इसका लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा। तो नाइट्रोजन एटम A और नाइट्रोजन एटम E इन दोनों के जो लोन पेयर्स हैं वो है डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये हो गया कि वो बेसिक कम है, प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। और वहीं नाइट्रोजन एटम B, नाइट्रोजन एटम C और नाइट्रोजन एटम D, B, C और D, इन तीनों के जो लोन पेयर्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं।
लोकलाइज्ड है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो बेसिक ज्यादा है, और इसका मतलब वहां पर प्रोटोनेशन हो पाएगा। तो सवाल जैसा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो फेवरेबल साइट है फॉर प्रोटोनेशन वो है नाइट्रोजन एटम बी, सी और डी, और ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन 2 में। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पीकेबी अगर ज्यादा होगा तो बेसिक कम होगा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू पीकेबी। अब हमें यह चेक करना है कि कौन सा एटम सबसे ज्यादा बेसिक है, तो उसका पीकेबी सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि इसमें यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट है ये चारों में ही कॉमन है, और अगर चारों में कॉमन है तो इसको मत देखो, जो दूसरा सराउंडिंग ग्रुप है उसको चेक करना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली चेक करना है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है वो कहां सबसे ज्यादा बेसिक है, या कहां पर इसका लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन या तो ना हो रहा हो या कम हो रहा हो। अब जरा ध्यान दिया जाए कि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर इस फ्लोरीन का जो इफेक्ट है वो कैसा होगा। तो इस फ्लोरीन का इफेक्ट होगा -I एंड +R या +M, और हैलोजेंस के लिए जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग होता है। तो यहां पर इसका जो +M इफेक्ट है या +R इफेक्ट है वो ना देखा जाए, इसका -I इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा वो देखा जाए। अब -I इफेक्ट के चलते होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से डिक्रीज करवा ली जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, यानी कि पीकेबी बढ़ जाएगा। तो यानी कि जहां जहां पर +I और +R लग रहा है वहां तो बढ़ रही होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहां बढ़ रही होगी बेसिक स्ट्रेंथ, और जहां जहां पर +I और +R लग रहा होगा वहां पर बढ़ रही होगी बेसिक स्ट्रेंथ, बढ़ रही होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमें यही चेक करना है कि कौन कौन से ग्रुप्स का कौन कौन सा इफेक्ट होगा उस नाइट्रोजन एटम के ऊपर। इस NO2 का जो इफेक्ट है वो है -I एंड -R, इस मिथाइल का जो इफेक्ट है वो है +I, और इस OCH3 का जो इफेक्ट है वो है -I एंड +R या +M, और इनके केस में जो +R इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग होगा। एक हैलोजेंस के केस में ही ऐसा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग है, उनके लिए रेजोनेंस नहीं देखा जाता। लेकिन बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं जो -I +R लगा रहे होंगे, जैसे नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, लोन पेयर कंटेनिंग एटम, तो इनके लिए जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। अब +R के चलते इस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, यहां पर +I के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, लेकिन उसमें भी ज्यादा कौन बढ़ाएगा, +R वाला। यहां पर -I के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही होगी, यहां पर -I -R के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही होगी। तो यानी कि उसमें भी जो ज्यादा घटाएगा वो कौन सा ग्रुप होगा, NO2 वाला, जो -I -R या -M दोनों लगा रहा है। तो यानी कि इनमें जो सबसे कम बेसिक है, एक काम करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा लेते हैं पहले, और उसका जो ऑर्डर रिवर्स में होगा वो पीकेबी का ऑर्डर होगा। तो जो सबसे ज्यादा बेसिक है इनमें वो है B, क्योंकि लग रहा है +R, उसके बाद है D, क्योंकि लगा रहा है +I, ये इंक्रीज करवा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। उसके बाद होगा A, वो घटवा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, लेकिन -I लगा के घटवा रहा है, और जो C है वो डिक्रीज करवा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू -I एंड -R दोनों। तो सबसे ज्यादा जो विड्रॉ कर रहा होगा वो ये होगा, सबसे कम बेसिक ये होगा, सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा। इसका मतलब जो पीकेबी का ऑर्डर होगा वो इसका रिवर्स होगा, यानी C का जो पीकेबी है वो सबसे ज्यादा होगा। तो देखते हैं, तो C का पीकेबी सबसे ज्यादा, C के बाद आएगा A के बाद आएगा D, और D के बाद आएगा B। तो यानी कि जो ऑर्डर ये करेक्ट हमें दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, वो है ऑप्शन 1 के अंदर। शायद क्लियर होगा। इसके अंदर हमें करना क्या था, हमें पहले निकालना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और उसके बाद उसको रिवर्स करके कर देना चाहिए पीकेबी का ऑर्डर, क्योंकि पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग एल्कोक्साइड्स। तो एल्कोक्साइड में हमें यह चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है, और नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस स्टेबलाइज होते हैं थ्रू डिस्पर्शन। जितना ज्यादा चार्ज फैल जाएगा
उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। एक सेंटर पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं कि NO2 या फिर बाकी जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका O नेगेटिव के ऊपर कैसा इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस O नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज का NO2 के साथ सिर्फ और सिर्फ -I का इफेक्ट लग पा रहा है, क्योंकि रेजोनेंस तो वहाँ पर हो ही नहीं पा रहा। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर है O नेगेटिव और ये है NO2। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है जिसके साथ रेजोनेंस हो पाए, तो NO2 का इस O नेगेटिव के ऊपर जो इफेक्ट लग पाएगा वो होगा -I। इधर इस O नेगेटिव का इस पाई बॉन्ड की तरफ रेजोनेंस है, तो यानी कि यहां पर स्टेबलाइजेशन इस NO2 का -I और इस पाई बॉन्ड का -R, इन दो के थ्रू स्टेबलाइजेशन चल रहा है। तो इसके ऊपर लग रहा है NO2 का -I और पाई बॉन्ड का -R। और अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये है O नेगेटिव N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये है। तो अगर मैं एक बार रेजोनेंस कराऊं इस पाई बॉन्ड के साथ तो ये हुआ नेगेटिव यहां N डबल बॉन्ड O और ये, और यहां पर अब ये NO2 इस नेगेटिव चार्ज का फर्दर रेजोनेंस कर सकता है। यानी कि इस O नेगेटिव के ऊपर जो C में है इस पर दो चीजों का -R लग पा रहा है। किस किस का? एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का और एक NO2 का, दो चीजों का -R लग रहा है। और -I तो लग ही रहा होगा क्योंकि वो तो हमेशा ही अप्लाई होता ही है। तो C में स्टेबलाइजेशन है थ्रू दो चीजों का -R, एक पाई बॉन्ड का और एक NO2 का। B में स्टेबलाइजेशन है सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड के -R से और NO2 के -I से, और जबकि A के अंदर जो स्टेबलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ NO2 के -I से। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ वो हुआ C, फिर हुआ B और सबसे कम स्टेबल हुआ A। तो C के बाद B के बाद A, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है C और सबसे कम स्टेबल है A। तो जो करेक्ट आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ, मिथेनॉल, फिनॉल एंड पैरा इथॉक्सीफिनॉल। तो इसके लिए हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कहीं पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाने के पीछे जो रीजन है वो हो सकता है वहां पर रेजोनेंस आपको चेक करना पड़े। अगर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा होगा तो वहां का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब जो तीन कंपाउंड्स मुझे दिए हुए हैं जरा उनको मैं ध्यान से देखूं। एक है सिंपल OH मिथेनॉल के साथ, जहां पर इस OH का इस कार्बन के साथ कोई रेजोनेंस जैसा इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो यहां पर जो काफी हद तक बॉन्ड ऑर्डर है वो इक्वल टू 1 होगा। फिनॉल में अगर देखा जाए तो फिनॉल के अंदर ये O के लोन पेयर्स बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, जिसमें कि 5 रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनेंगे और उन 5 रेजोनेटिंग फॉर्म्स में से 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स का रिजल्ट ये निकलता है कि यहां पर डबल बॉन्ड है। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि इस फिनॉल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मोर देन 1 है या बिटवीन 1 and 2 है, क्योंकि 2 ही मैक्सिमम पहुंच रहा है। तो 5 में से 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स का निकल कर आ रहा है कि डबल बॉन्ड ऑर्डर है और 2 का निकल कर आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर हम सोच सकते हैं वो 2 का सोच सकते हैं और मिनिमम जो सोच सकते हैं वो 1 का सोच सकते हैं। तो एक्चुअल जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बिटवीन 1 and 2 होगा। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा होगा। तो यहां पर कम से कम ये क्लियर हो गया है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर इस मिथेनॉल से ज्यादा है। तो यहां से ये भी बात क्लियर हो गई है कि बॉन्ड लेंथ यहां ज्यादा होगी मिथेनॉल में और वहां पर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी। दूसरा जो केस है वो है पैरा इथॉक्सीफिनॉल का। अब इस पैरा पोजीशन पर जो इथॉक्सी लगाया है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा OH के ऊपर। तो यहां पर ये जो बेंजीन है वो क्रॉसली कॉन्जुगेशन में चली गई है दो चीजों के रेजोनेंस के साथ।
एक इस O के साथ और एक इस OET वाले O के साथ। तो यानी कि इसका जो एप्लीकेशन होगा, इसका जो इफेक्ट होगा, उस OH से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला वो इस फिनॉल के कंपैरिजन में डिक्रीज कर गया होगा, क्योंकि इस बेंजीन को यहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं। तो इसके क्रॉस कॉन्जुगेशन के चलते हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से जो फिनॉल का O था वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना कुछ कम हो गया होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर एक से ज्यादा तो होगा ही होगा, क्योंकि रेजोनेंस तो हो ही रहा है, बंद नहीं हुआ है, रेजोनेंस कम हो गया है फिनॉल के कंपैरिजन में। तो मैं सिंपली ये कहूं कि क्योंकि यहां रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो यहां का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा होगा। तो यानी कि यहां की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी मिलेगी। यहां का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एक से ज्यादा है लेकिन उससे कम है, तो इधर की जो बॉन्ड लेंथ है वो इससे बड़ी मिलेगी लेकिन मिथेनॉल से छोटी मिलेगी। तो जो ऑर्डर होगा वो ये होगा कि फिनॉल के अंदर की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी और मिथेनॉल की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे बड़ी। तो फिनॉल में सबसे ज्यादा, फिर सेंटर में पैराइथॉक्सीफिनॉल, और क्योंकि हमसे बॉन्ड लेंथ पूछा है तो ठीक है, तो मिथेनॉल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा और फिनॉल की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है वो रिवर्स है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है फिनॉल के अंदर, फिर है पैराइथॉक्सीफिनॉल के अंदर, फिर है मिथेनॉल के अंदर। तो जो ऑर्डर है वो बॉन्ड लेंथ का वो मिलेगा रिवर्स। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ मिलेगी मिथेनॉल के अंदर, फिर मिलेगी पैराइथॉक्सीफिनॉल के अंदर और फिर मिलेगी फिनॉल के अंदर। तो करेक्ट आंसर जो है वो इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स वीक टू स्ट्रॉन्ग लगाना है, यानी कि इनमें जो सबसे वीक है आपको पहले वो ढूंढना है और जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो ढूंढना है। अब कार्बन एटम के ऊपर जितने भी हमें 5 केसेस दिए हुए हैं इनमें सब किसी में नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर ही है। तो अगर एटम सेम हो जाए तो सबसे अच्छा तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन से निकालने का स्टेबिलिटी। तो यहां से हमें यह पता है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम होगा, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब उस एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल ज्यादा होगा। तो पहले आप जरा ये चेक कीजिए कि ये जो कार्बन एटम है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो फर्स्ट में दिया हुआ है ये कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड में जो कार्बन एटम दिया हुआ है वो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो यहां पर रेजोनेंस चल रहा है। थर्ड में जो कार्बन एटम है वो है sp हाइब्रिडाइज्ड। फोर्थ में जो कार्बन एटम है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और फिफ्थ में जो कार्बन एटम है वो भी है sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यानी कि जो सबसे कम स्टेबल होंगे वो sp3 वाले होंगे और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे वो sp वाले होंगे। अब प्रॉब्लम है कि 2 sp वाले कैसे अलग किए जाएं और 2 sp3 वाले कैसे अलग किए जाएं। तो इस sp वाले में जो नेगेटिव चार्ज है वो सिंपल इस कार्बन एटम के ऊपर है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर है, और जबकि cn वाले के केस में ये sp हाइब्रिडाइज्ड तो है ही सही, साथ में इसमें नाइट्रोजन का -i लगेगा इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर, जो कि फर्दर उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो यानी कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेगा वो होगा 5वां। मैक्सिमम जो स्टेबल है वो है 5th केस, और इसके बाद मिलेगा 3rd वाला केस। मैक्सिमम स्टेबल है 5th जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है जिसमें सराउंडिंग एटम नाइट्रोजन लगा हुआ है, फिर है 3rd जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड लेकिन बराबर में sp लगा हुआ है, तो ये भी sp सिंपल sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो इस एटम का इस एटम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि यहां पर स्टेबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की वजह से, जबकि वहां पर स्टेबलाइजेशन कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की वजह से। तो 5th के बाद पड़ेगा 3rd। अब आ जाता है 1st और 4th वाला, क्योंकि दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और इनके बीच में क्योंकि सारे sp वाले थे वो sp3 वाला है और वो रेजोनेंस है, तो 3rd के बाद जो नंबर लगेगा वो 2nd का होगा। अब डिफरेंशिएशन रह गया है 1st और 3rd का। इनमें भी आपको ये पता है कि जो फर्स्ट में केस हमें दिया हुआ है ये कार्बन आयन टर्शियरी है, ये 3 डिग्री कार्बन आयन है,
और जो फोर्थ में दिया गया था सिंपल कार्बन आयन है, नॉर्मल सा। तो 3 कार्बन आयंस का अगर प्लस आई इफेक्ट लगेगा, 3 मिथाइल ग्रुप्स का अगर प्लस आई इफेक्ट लगेगा इस कार्बन एटम के ऊपर, तो इनके प्लस आई इफेक्ट के चलते इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो हमें किसी चीज को स्टेबल करने के लिए नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को घटाना होता है, जबकि यहां पर बढ़ा रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन मिला? फोर्थ वाला। और इनमें जो सबसे कम स्टेबल मिला वो है फर्स्ट। तो फिफ्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है और फर्स्ट सबसे कम स्टेबल है। तो देखते हैं ये हमें कहां पर दिया हुआ है। तो फिफ्थ सबसे ज्यादा स्टेबल और फर्स्ट सबसे कम स्टेबल था, लेकिन हमसे पूछा गया वीक टू स्ट्रॉन्ग, तो जो फर्स्ट वाला है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा क्योंकि स्टेबल सबसे कम है, और फिफ्थ वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे कम बेसिक होगा। तो यानी कि इसमें जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन 3। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ। तो सेम लॉजिक अप्लाई होगा जो भी हमने CO की बॉन्ड लेंथ चेक करी थी, मिथेनॉल, फिनॉल और पैराथॉक्सीफिनॉल वाली, वही सेम लॉजिक अप्लाई होगा। तो यहां पर क्या है कि क्लोरीन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में हर जगह पर है। लॉजिक वही है कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो इन चारों के चारों केसेस के अंदर क्लोरीन रेजोनेंस अपना करवा ही रहा है, यानी कि चारों के चारों केसेस के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एक से ज्यादा हो गई होगा। अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के अलावा जो सराउंडिंग ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, फिर बॉन्ड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस केस से शुरुआत करूं फोर्थ वाले से, तो ये O का लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है। तो ये वही वाला केस आ गया जो पैरा इथॉक्सीफिनॉल का हमने लिया था, वहां पर भी बेंजीन क्रॉसली कॉन्जुगेट हो गया था। यहां भी ये जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में चला गया, क्लोरीन के लोन पेयर्स के साथ भी और ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ भी। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी इधर से जो विड्रॉइंग है वो डिक्रीज कर जाएगी। और वहीं अगर आप उल्टा इफेक्ट लगाओ, इस NO2 का जो इफेक्ट होगा वो होगा -I और -R, तो इधर से विड्रॉइंग इसकी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर विड्रॉइंग का इंक्रीज हो जाना हो गया तो यानी कि इस कार्बन और Cl के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ जाएगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो इस NO2 का इफेक्ट के चलते यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ घट रही है। इस OCH3 के चलते इधर की तरफ से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घट रहा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। और इस मिथाइल का जो इफेक्ट होगा वो होगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के चलते भी इधर से जो ये बेंजीन, इधर से भी ये जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में चला गया, क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन में चला गया उसके साथ। तो इसके चलते ये इधर से जो रेजोनेंस करवा रहा था उस रेजोनेंस का इफेक्ट डिक्रीज करवा देगा, लेकिन ज्यादा डिक्रीज कौन करवाएगा? रेजोनेंस, एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अभी तो फिलहाल इन्होंने ऑर्डर नहीं पूछा, अभी सिर्फ पूछा है कि शॉर्टेस्ट किस में होगा। तो शॉर्टेस्ट होगी बॉन्ड लेंथ इसमें, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो अभी फिलहाल का जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 1, क्योंकि NO2 -I और -R दोनों लगा रहा है, यहां से रेजोनेंस को बढ़ा देगा और उसके चलते बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़ेल्डाल मेथड के ऊपर क्वेश्चन है कि 0.8 grams of an organic compound was analyzed by Zeldal's method for the estimation of nitrogen. If the percentage of nitrogen in the compound was found to be 42%, then 1 मोलर का H2SO4 कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा उस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये सवाल है। तो हमें करना क्या होगा? हमें यह पता है कि जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये ज़ेल्डाल मेथड से, ये ज़ेल्डाल मेथड से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम इस अमोनिया को टाइट्रेट करते हैं विद H2SO4 टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, कि H2SO4 कितनी वॉल्यूम लग जाएगी। तो इस बार हमें उल्टा कर दिया, इस बार हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दे दिया है ऑलरेडी। तो अगर मैं ऐसे ही करूं, तो अगर मैं निकाल दूं इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, तो जितने मोल्स नाइट्रोजन के होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उतना ही मोल बनेगा अमोनिया,
और उतना ही इक्विवेलेंट यूज होगा H2SO4। तो पहले मैं निकाल देता हूं कि नाइट्रोजन कितने मोल्स प्रेजेंट हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अगर 0.8 ग्राम्स के अंदर 42% प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो वो कितना हो जाएगा? सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मैंने n ले लिए हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 14 से, तो ये मास हो गया n इंटू 14 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 42, ये हुआ। तो 14 इंटू 3 ये चला गया 3 गुना पर, और तो n इज इक्वल टू हो गया 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -2, यानी कि ये हो गया 24 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने निकले हैं मेरे? 24 इंटू 10 टू दी पावर -3। फिर यहां से मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया। फिर हमें यह पता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस लगाया है। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया हमारे कितने निकले? 24 इंटू 10 टू दी पावर -3, कि जितने नाइट्रोजन के मोल्स होंगे उतना ही अमोनिया होगा। इधर से H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? हमें दिया हुआ है मोलारिटी H2SO4 की, तो एन फैक्टर लेना पड़ेगा। तो एन फैक्टर हो गया 2 इंटू मोलारिटी हो गई है 1, और वॉल्यूम हमें निकालनी है। तो ये आ गया 12, तो ये आ रहा है 12 इंटू 10 टू दी पावर -3 लीटर्स। ये तो आ गई है वॉल्यूम, क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछी गई है ml में, तो लीटर को जब मैं ml में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर जो है V का वो 12 ही आ जाएगा। इन ml जो आंसर है वो 12 ml की रिक्वायरमेंट होगी इस H2SO4 की, इस नाइट्रोजन के थ्रू जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन केरियस मैथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस 0.2 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.188 ग्राम्स ऑफ AgBr, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन दी कंपाउंड। तो यानी कि केरियस मैथड में हम क्या करवा रहे हैं कि जितना भी या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर Br प्रेजेंट है, इसको हमने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाकर AgBr में कन्वर्ट कर लिया। तो यानी कि इस AgBr के अंदर जो भी Br प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट था? वो प्रेजेंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ओके, अब हमें यह मिल रखा है कि कुल मिलाकर 0.188 ग्राम्स ऑफ AgBr मिल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं सिंपल मोल कंसेप्ट भी अप्लाई कर दूं, जो AgBr का मोलर मास है वो है 188 ग्राम्स, तो यानी कि 188 ग्राम्स ऑफ AgBr, यूनिटरी मेथड से चल रहा हूं, कंटेन्स और इक्विवेलेंट टू 80 ग्राम्स ऑफ Br। इसके अंदर 80 ग्राम्स Br प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.188 ग्राम्स ऑफ AgBr के अंदर कितना ब्रोमीन होगा? तो वो हो गया 80 बाय 188 इंटू 0.188। तो ये आ गया 10 टू दी पावर -3 नीचे, ये आ गया 8 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब ये तो प्रेजेंट है ब्रोमीन, अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन क्या हो गया? 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 ग्राम्स प्रेजेंट है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ब्रोमीन प्रेजेंट है इतना, कितने ग्राम्स के अंदर? 0.2 ग्राम्स के अंदर, इंटू 100 करूंगा, ये जाएगा, ये आ रहा है 40% सॉल्व करने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो है 40%। सो इस चैप्टर के अंदर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आइसोमेरिज्म के ऊपर मोस्टली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर रेजोनेंस के ऊपर ही आती है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। चाहे आप एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस आप देख लीजिए, वो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना पड़े या बेसिक स्ट्रेंथ निकालना पड़े, इन सब के अंदर रेजोनेंस यूज़ होता है। और ये केरियस मैथड, ज़ल्डाल मैथड, ये भी सारे के सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।